हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक हैं। आज इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे चरक सूत्र का अध्याय नंबर 14, श्वेत अध्याय। श्वेत अध्याय में मैं आपको बताऊंगी ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको एग्ज़ाम में आ सकता है या आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो श्वेत अध्याय में हमें ये याद रखना पड़ेगा, जो स्वेदन होता है यानी कि जो फॉर्मेंटेशन होती है, जिसे हम स्वेदन कहते हैं, वो दो दोषों का शामक होता है। एक है वात और एक है कफ। ये आप याद रखिए, क्योंकि एक श्लोक है इसमें, श्वेत अध्याय प्रशाम्यति गदा वात कफातकम। तो ये श्वेत अध्याय प्रशाम्यति गदा डैश करके फिलिंग द ब्लैंक्स आ सकता है। तो आपने वात कफातकम टिक करना है वहाँ पे, ओके। क्योंकि कॉमन सेंस की बात है कि जो पित्त है उसमें हम स्वेद नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि पित्त से वो और ज़्यादा स्वेदन करने से प्रकोपित हो सकता है। लेकिन एक लाइन और है इसमें, अगर प्रबल वात कफ है और पित्त अनुबंध है, पित्त अनुबंध हमने पहले पढ़ा था, अनुबंधे और अनुबंध। अनुबंधे मतलब जो प्रधान व्याधि या प्रधान दोष होता है, अनुबंध मतलब कि जो उसके साथ एसोसिएटेड है, तो उस केस में हम लोग द्रव स्वेद का प्रयोग कर सकते हैं। प्रबल वात कफ एंड पित्त अनुबंध, तो द्रव स्वेद, ठीक है। एंड स्नेहन के बाद हम स्वेदन यूज़ करते हैं, तो उसमें वात दोष में बहुत ही लाभ मिलता है अगर वात प्रकोपित हुआ हो। एंड नेक्स्ट एक लाइन बताई है, शुष्कानी ही काष्ठानी स्नेहन स्वेद उपादने, मतलब कि जैसे सूखी लकड़ी से स्नेह स्वेद से सूखी लकड़ी जो होती है उससे स्नेहन स्वेदन करने से वो मुड़ जाती है, फ्लेक्सिबल हो जाती है। वैसे ही स्नेहन स्वेदन करने से हमारे शरीर में भी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। नेक्स्ट देखिए कि जो स्वेदन की जो सफलता होती है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, रोग, ऋतु और व्याधि। कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अगर व्याधि, कोई डिजीज़ बहुत ज़्यादा बलवान हो, बलवान मतलब कि उसके सारे सिम्टम्स, सारे लक्षण्स प्रेजेंट हों और शरीर भी रोगी का बलवान हो, इम्यूनिटी अच्छी हो, तब शीतकाल की अगर ऋतु हो तो महान स्वेद देना चाहिए, जिससे आपको ट्रीटमेंट में बहुत सक्सेस मिल सकता है। इस तरह से दोस्तों आपको ये पॉइंट्स याद रहेंगे। और उसी तरह से मध्यम और मृदु, जैसे कि मध्यम व्याधि है और मृदु शरीर है, तो उसमें मध्यम में मध्यम स्वेद देना चाहिए, और मृदु वाले केस में, मृदु व्याधि है और मृदु शरीर है, तो उसमें आपको मृदु स्वेद देना चाहिए। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, व्याधि बलवान है, शरीर बलवान है, शीतकाल है तो महान स्वेद, और व्याधि मध्यम है, शरीर मध्यम है तो मध्यम स्वेद। व्याधि मृदु है, शरीर मृदु है, कोमल शरीर है, तो उसमें मृदु स्वेद। नेक्स्ट है कि जो स्वेद है वो 3 तरह का होता है, स्निग्ध स्वेद, रूक्ष स्वेद, स्निग्ध रूक्ष स्वेद। स्निग्ध स्वेद वातज व्याधि में देते हैं, रूक्ष स्वेद कफज व्याधि में, एंड स्निग्ध रूक्ष स्वेद वात कफज व्याधि में। अमाशय जो है वो कफ का स्थान है, तो उसमें हम रूक्ष स्वेद देंगे, और पक्वाशय जो है वो वात का स्थान होता है, आपको पता है, तो उसमें हम स्निग्ध स्वेद देंगे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आता है कि अमाशय में कफ जो है अमाशय का स्थान है, लेकिन उसमें वात का स्थान संशय हो गया है, वात चला गया है, तो हम कौन सा स्वेद देंगे? तब भी हम सबसे पहले रूक्ष स्वेद ही देंगे, क्योंकि बेसिकली अमाशय वात का स्थान है, उसमें अगर अमाशय कफ का स्थान है, उसमें अगर वात चला गया है तो सबसे पहले रूक्ष स्वेद, फिर हम स्निग्ध स्वेद देंगे। और उसी तरह से अगर पक्वाशय में, जो कि वात का स्थान है, उसमें कफ चला जाता है, तो भी हम सबसे पहले, क्योंकि वो वात का स्थान है बेसिकली, तो स्निग्ध स्वेद देंगे एंड देन रूक्ष स्वेद देंगे। नेक्स्ट इस वृषणादि पे, हृदय में, दृष्टि में मृदु स्वेद कराया जाता है। क्वेश्चन कई बार आ चुका है। वंक्षण में मध्यम स्वेद का प्रयोग किया जाता है, और अगर नेत्र में स्वेदन कराना हो तो जो जौ होता है और गेहूं का आटा होता है, उसका एक कपड़े में पिंड बना के कमल नाल से ढककर मृदु स्वेद दिया जाता है। सम्यक स्वेद के क्या लक्षण होते हैं? शीत, शूल, स्तंभन, गौरव, मृदुता, ये जो है शरीर में आ जाते हैं। मतलब कि शीतता, शूल, स्तंभन, गौरवता, स्टिफनेस जो है, पेन जो है, ये ख़त्म हो जाते हैं शरीर में, फ्लेक्सिबिलिटी, मृदुता, सॉफ्टनेस आ जाती है। अति स्वेदन के लक्षण क्या होते हैं? पित्त प्रकोप हो जाता है, मूर्छा, प्यास, दाह, दुर्बलता। एंड इसके बाद है अति योग में चिकित्सा क्या करनी चाहिए? वही चिकित्सा करनी चाहिए जो ग्रीष्म ऋतुचर्या में शीत
उपचार बताया गया है। और अति योग में काश्यप आचार्य ने क्या चिकित्सा बताई है? विमर्श में आप देखिए, इसमें है विसर्प चिकित्सा बताई गई है। जहाँ काश्यप ने विसर्प चिकित्सा स्वेदन के अति योग में बताई है, वहीं आचार्य वाग्भट ने स्वेदन के अति योग में स्तंभन उपचार बताया है। स्वेदन के अयोग्य कौन हैं? जिनको डायरिया यानी कि अतिसार है, विदग्ध पित्त में कामला, मधुमेह, तो ये सब जो रोगी होते हैं, नष्ट संज्ञा जो अनकॉन्शियस होते हैं, इनको स्वेदन नहीं करवाना चाहिए। और इसके अलावा जो आड़े वात के रोगी होते हैं, जिसमें जो वात होता है वो मेद आवृत होता है, गाउट के पेशेंट्स होते हैं, वात रक्त, उनको स्वेदन नहीं कराना चाहिए। आचार्य सुश्रुत और वाग्भट के अनुसार उरु स्तंभ के पेशेंट को भी स्वेदन नहीं कराना चाहिए। और इसके रिलेटेड कई बार क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है एग्ज़ाम में कि इन चारों में से वो ऑप्शंस रख देते हैं कि कौन सी व्याधि में स्वेदन नहीं करवाना चाहिए, तो उसमें एक ऑप्शन है उरु स्तंभ। इसके अलावा गर्भिणी हैं जो, या फिर पुष्पिता है जिसको मेंसेस आए हुए हैं, ड्यूरिंग मेंसेस आप पेशेंट को स्वेदन नहीं करवा सकते हैं। एंड योग्य जो स्वेदन के हैं वो कौन से हैं? जो जिनको स्वेदन इंडिकेटेड है, मूत्राघात में, मूत्रकृच में और अंगमर्द में, अंडकोश वृद्धि में स्वेदन करवा सकते हैं। द्रव्य फॉर पिंड स्वेद, पिंड स्वेद में क्या द्रव्य यूज़ होते हैं? देखिए, अगर हमने वातज व्याधि में स्निग्ध स्वेद देना हो तो उसमें तिल, माश, कुलथ यूज़ होती है। कफज व्याधि में हमने रूक्ष स्वेद देना होता है तो उसमें गोखरू, ऊष्ट्र मतलब ऊंट और वरा का शक्रद यूज़ होता है। ठीक है। एंड देन नेक्स्ट इज जो उपनास स्वेद है, उसमें गेहूं या जौ का आटा यूज़ होता है उपनास स्वेद में। उपनास स्वेद आपको पता होगा कि जो जैसे कि एक लेप लगा देते हैं गेहूं या आटे के जौ का, उसके ऊपर हम लोग एरंड के पत्ते रख देते हैं ताकि उसका इफ़ेक्ट आए, उष्णता उससे आए, और उसके ऊपर बैंडेज कर देते हैं। तो उपनास वेद में पट्टी की जाती है बेसिकली, और ये पट्टी हम 12-12 घंटे के गैप पर चेंज करते हैं। अगर रात्रि में बंधन बंधा हो तो दिन में चेंज करते हैं, और दिन में तो रात्रि में उसको ओपन करके नया बंधन यानी कि बैंडेज करते हैं। नहीं तो दाह की उत्पत्ति हो सकती है, और शीतकाल में हम 12 घंटे से ज़्यादा टाइम में भी ये बैंडेज चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इस आपको संख्या याद रखनी है कि जो अग्नि स्वेद है वो 13 प्रकार का होता है, आचार्य चरक ने बताया है। एंड इसमें जो पॉइंट टू बी नोटेड है वो ये है कि नाड़ी स्वेद जो है, नाड़ी स्वेद में नाड़ी की लंबाई कितनी होती है? इसमें है व्यामार्ध अर्धिधार्या। ठीक है, व्याम, आर्ध, दीर्घा, गज, अग्रहस्त, संस्थनया, मतलब कि उसकी लंबाई जो है 1 व्याम की होनी चाहिए, आचार्य चरक ने बताया है। और आचार्य सुश्रुत ने आधा व्याम बताया है, और जिसमें मूल भाग जो है वो 1/4 पार्ट होता है व्याम, एंड अग्रभाग है 1/8 व्याम। और इसकी आकृति कैसी होनी चाहिए? गज, अग्रहस्त, मतलब कि हाथी की सूंड जैसी आकृति होती है। ठीक है, 1 व्याम की लंबाई, हाथी की सूंड जैसी आकृति। नेक्स्ट इज जो परिषेक स्वेद होता है, इसे द्रव स्वेद भी कहते हैं, जिसमें बेल संहिता में या भाव प्रकाश दोनों में क्या लिखा है कि जो नौका में 6 अंगुल जितना, मतलब कि नाभि के ऊपर तक डूब जाने तक पानी या तेल भर देते थे, तो उसको ये जो है ये अवगाह स्वेद के लिए। परिषेक स्वेद में हम द्रव स्वेद कहते हैं, इसको हम लिक्विड यूज़ करते हैं, उष्ण लिक्विड। ठीक है, जो अवगाह स्वेद है उसमें पेशेंट को पूरा मतलब कि नाभि तक डुबा देते हैं। ठीक है, जिससे उसको उसके लोअर बॉडी पार्ट पे फॉर्मेंटेशन यानी कि सुडेशन मिलता था। कई जगह पर उसको पूरा मतलब कि नेक तक भी पानी में या लिक्विड जो भी हम यूज़ करते हैं मेडिसिन जो हर्बल लिक्विड है व्याधि के अकॉर्डिंग, उसमें उसको नेक तक भी पेशेंट को बिठाते थे टब में। आजकल भी ये टेक्निक यूज़ होती है। और भेल संहिता में जैसे लिखा है कि नौका में तेल या पानी भर देते थे 6 अंगुल तक। ठीक है, 6 अंगुल नाभि के ऊपर तक, जिसमें हम पेशेंट को बैठा देते थे नाभि के 6 अंगुल ऊपर तक। और स्पेशली इसका क्वेश्चन क्या आता है, मूत्रकृच में ये इंडिकेटेड है अवगाह स्वेद। और जहाँ हमने वेगों के बारे में पढ़ा था उसमें भी मूत्रकृच जो मूत्र वेग धारण करने से होता है तो उसमें अवगाह स्वेद इंडिकेटेड था।
इसमें 4 मुहूर्त तक रोगी को अवगाह स्वेद देते हैं जब तक कि आरोग्य प्राप्त ना हो जाए। नेक्स्ट इज जेनताक स्वेद। जेनताक स्वेद में एक ही क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कई बार आ चुका है कि ये कौन सी ऋतु में दिया जाता है। इसमें ये हेमंत ऋतु में दिया जाता है। बाकी इसका भूमि का बताया है कि भूमि पूर्व दिशा में या वास स्थान से पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में होनी चाहिए। जलाशय से दक्षिण या पश्चिम तट पर 7/8 हाथ अर्तनी दूर हो, और इसमें जेनताक स्वेद का पूर्व या उत्तर की तरफ मुख होना चाहिए। और कूटागार में जो कुटिया होती है वो 16/16 16/16 अर्तनी ऊंचाई और चौड़ाई बताई गई है उसकी। और जो नेक्स्ट इसी तरह से अश्मघन स्वेद है जिसमें स्टोन बेड होता है। कूश स्वेद है जिसमें घड़े के आकार का गड्ढा होता है। कुटी स्वेद है, भू स्वेद है, कुंभी स्वेद है जिसमें घड़े का आधा भाग जमीन के अंदर होता है। कूप स्वेद है कि जिसमें लंबाई से दुगना गहरा कुआं होता है। एंड खाट के अनुसार लंबाई उसकी देखी जाती है। कुश स्वेद है जिसमें गड्ढे का निचला भाग चौड़ा होता है। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के स्वेद होते हैं। हुलाक स्वेद है जिसमें गाय का गोबर यूज़ किया जाता है। तो ये थे सारे 13 प्रकार के अग्नि स्वेद। निरग्नि स्वेद 10 प्रकार के होते हैं जिसमें उपनाह स्वेद भी आता है। उपनाह स्वेद निरग्नि स्वेद में आता है, ये आपको याद रखना है। और निरग्नि में जैसे व्याम, उष्ण सदनम, गुरु प्रवार, प्रावरणम, शुद्धा, मतलब कि व्याम और मोटे कपड़े डालना, ब्लैंकेट्स वगैरह लेना, भूख से, भय से, क्रोध से, ये अलग अलग टाइप्स के निरग्नि स्वेद है। क्रोध और भय भी निरग्नि स्वेद में, शुद्धा निरग्नि स्वेद में बताया गया है। और स्वेद के 3 द्वंद्व होते हैं, मतलब 3 युगम होते हैं, ठीक है। तो पहला कौन सा है? स्निग्ध रूक्ष, दूसरा एकांग सर्वांग, और तीसरा स अग्नि निरग्नि। तो इस प्रकार से स्वेद के 3 द्वंद्व होते हैं। तो दोस्तों 15 मिनट से भी कम टाइम में हमने चैप्टर कंप्लीट किया है जिसमें हमने आपको एक एक पॉइंट के बारे में बताया है जो कि आपको क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, पूरे चांसेस हैं आने के। तो आपके पास अगर तैयारी करने का टाइम कम है, आप कुछ नहीं करना, आपने बस ये लेक्चर सुनना है। 2 बार सुन लेंगे तो आपको ये पूरा अच्छे से याद हो जाएगा और आप MCQs को क्रैक करने में बहुत आपको आसानी होगी। एंड अगर आपको चरक वॉल्यूम 1 पे PDF चाहिए, हमने एक PDF प्रिपेयर किया है चरक वॉल्यूम 1 पे, जिसमें हमने एक एक चैप्टर में से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ईच एंड एवरी लाइन में से वो सेपरेट करके एक PDF तैयार किया है MCQs का। अगर वो आपको चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। 200 रुपये में हम वो PDF दे रहे हैं। मार्केट में बहुत सारी ऐसी बुक्स अवेलेबल होंगी, बट ये PDF मैंने एक एक लाइन पढ़ के उसमें से क्वेश्चन सेपरेट करके बनाया है ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग, एंड सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। अगर आपको वीडियोस और हमारे लेक्चर्स एंड अदर आयुर्वेदिक यूज़फुल इंफॉर्मेशंस, जॉब के रिलेटेड, वैकेंसीज़ के रिलेटेड चाहिए तो वो आपके फ़ोन पर रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टडी हार्ड।